नमस्कार बच्चों, गोपी इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गोपी। गोपी इस पाठ का सेशन क्रमांक 3 है। इसके दूसरे सेशन में हमने देखा था कि गोपी अपनी परेशानियां अपने अध्यापिका अर्थात शिल्पा को बताना शुरू कर देता है। गोपी बताता है कि चमड़े के जूते और 2 जोड़ी स्कूल के कपड़े लाना माँ के बस की बात नहीं थी। वह सस्ती टिक्की महीने भर चलाती होती। एक वक्त की रोटी मिलती, तेल का क्या पता, नाखून कब काटना और नहाना कब, कुछ पता नहीं होता। वो खुद 7 बजे से स्कूल आने तक मजदूरी करता था। 10 घरों में दूध की थैलियाँ और बाजार का सामान लाकर देता था। पिता भी बीमारी के चलते चल बसे और वह दीदी को विनती कराए कि आप मेरा नाम मत कटवा दीजिए। अगर मेरा इस साल पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आगे मैं जिंदगी में अवश्य कुछ कर पाऊंगा। इसीलिए वह कहता है कि अर्थात शिक्षिका अध्यापिका शिल्पा से वो विनती करता है कि मेरा नाम आप मत कटवाओ। आगे गोपी और अध्यापिका शिल्पा इनमें क्या व्यवहार होता है, क्या संवाद होता है, आगे गोपी के साथ कहानी में क्या होने वाला है, इसको हमें विस्तार से पढ़ना है। उसके लिए सबको पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। पाठ्य पुस्तक के परिचितों के द्वारा हम समझ पाएंगे कि गोपी के साथ आगे क्या हुआ था। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि ये एक भावनाप्रद हृदयद्रावक ऐसा पाठ है जिसमें हमें ये जो रचना है वो शिक्षाप्रद भी है, जिसमें एक शिल्पा नाम की अध्यापिका है जो लंबी यात्रा पर लौटने पर उसे गुलाबी रंग का पत्र मिलता है जिसे वो पढ़ती है और पढ़ने के बाद उसके पूर्व छात्र गोपी की याद उसे आने लगती है। जो पत्र था वो किसने लिखा हुआ था, उसका पूर्व छात्र गोपी ने लिखा था। गोपी ने बताया कि अपार संघर्ष के बाद उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया तथा नौकरी लगवाई है। स्वयं भी अब पढ़ लिख कर कार्यरत है, उसे भी अब अच्छी नौकरी लग गई है। पिता की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है, माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। गोपी अपने विवाह में आने के लिए शिल्पा दीदी से आग्रह उस पत्र में कर रहा था। फिर पत्र को पढ़कर शिल्पा दीदी भूतकाल में खो जाती है। उसे याद आता है कि एक गंदा और मैले कुचले कपड़े पहनकर गोपी आया करता था। वह मना करने के बावजूद भी टायर से बनी चप्पलें पहनता था। वह रोज देर से आता था। प्रार्थना सभा में तो कभी वह जा ही नहीं पाता था। ऐसा शायद ही कि कोई दिन नहीं होता था कि गोपी को शिल्पा के द्वारा डांट नहीं पड़ती थी। ऐसे में शिल्पा दीदी गोपी से चिड़ी चिड़ी से रहने लगी। एक बार तो गोपी ने 8-10 दिन की छुट्टी ही कर ली थी। जब वापस आया तो टोपी पहनकर कक्षा में आया। सारे विद्यार्थियों को आश्चर्य हुआ। उस समय भी शिल्पा उसे बहुत अधिक रूखा व्यवहार करती है, चिढ़ जाती है और गुस्से में आकर क्रोध में आकर उसे उसके सिर से टोपी को निकालती है। जब वो टोपी को निकालती है तो देखती है कि उसके सारे बाल काट दिए गए हैं, सिर मुंडवा दिया है। तो उससे यह अवस्था देखकर वो थोड़ी उसके हृदय को ठेस पहुंचती है। आश्चर्य लगता है कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी दुर्घटना है कि गोपी के साथ हुई है। और जब वो उसे पूछती है, उसके मन में अब तक वो उसके साथ भले ही रूखा व्यवहार कर रही थी, कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही थी, लेकिन जब उसकी वो अवस्था देखती है तो उसके मन में उसके प्रति दया की भावना उमड़ आती है और वो उसे पूछती है कि क्या बात है बेटा, बोलो क्या हुआ है। और इस प्रकार से प्यार भरा व्यवहार अपने प्रति अपने शिक्षिका का देखकर गोपी का मन बिलक उठता है और वह उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। और वह उस समय अपने आर्थिक स्थिति की दयनीय अवस्था उसे बताता है कि उसने क्यों बाल मुंडवा लिए थे, क्यों इसके सिर बाल कट गए थे, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और वह फूट फूट कर रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। अब तक वह शिल्पा भी उस समय अपराधिनी की भावनाओं को महसूस करने लगती है और उस समय
अपने वास्तविक अवस्था जिस शब्दों में गोपी ने बताई है वह पढ़ने के बाद बहुत ही हृदय को छिन्न कर देती है, हृदय को द्रवित कर देती है। वो बताता है कि वह बहुत ही बेहद घर का लड़का है। उसके पिताजी भी छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन 5 वर्षों से वह क्षयरोग से पीड़ित है। माँ भी काम पत्थर तोड़ने का कार्य करती है, कभी घास काटती है, कभी लकड़ी बेचकर उसके दो और भी भाई है, बहन है। ऐसे 3 भाई बहनों का गुजारा उसके और बीमार पिता के गुजारा माँ अकेली कर रही है। लेकिन वो माँ भी अब थक चुकी है। माँ कहाँ से मेरे लिए स्कूल के लिए चमड़े के जूते लाती, 2 जोड़ियाँ अच्छे वाले पोशाक कहाँ से लाती और कहाँ से साबुन और नील लाती। एक सस्ती बट्टी देकर वह कहती कि इसे 1 महीने पर तक चला लो। एक वक्त का रोटी मिलना मुश्किल था। अगर एक वक्त की रोटी मिल जाती तो दूसरे वक्त उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तो ऐसे अवस्था में कब वो बालों को तेल लगाता, कब वो नहाता और कब नाखून काटता था और कैसे वह स्कूल में समय पर आता था। भूखी प्यासी रहने और पिता की देखभाल करते करते माँ भी कमजोर हो चुकी थी और उसे भी अभी मजदूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए कहाँ से वह उसके लिए कच्ची पक्की रोटियां बनाती और कहाँ इस कारण वह अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए, गुजारा करने के लिए वह क्या करता था, रोज सुबह 7 बजे से लेकर स्कूल तक आने तक वह खुद मजदूरी का कार्य किया करता था और पागलों की तरफ वो स्कूल के लिए समय पर आने की कोशिश किया करता था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता था। इसके अलावा वो घर के काम घर को आर्थिक सहायता मिले इसलिए वो दूसरी जगह पर जाकर काम किया करता था। दूसरे घर, कभी किसी के घर में जाकर बगीचे में पानी देता था, कई लोगों के घरों में दूध की थैलियां पहुंचा देता था, बाजार का काम कर जाता था और इस प्रकार वो पागलों की तरह काम करते हुए स्कूल में आने की कोशिश करता था। लेकिन वह फिर उस समय विनती भी करता है कि दीदी आप मेरा नाम मत कटवाओ, क्योंकि अगर मैं इस साल 12वीं कक्षा पास हो जाऊंगा तो आगे जीवन में मैं अवश्य कुछ कर पाऊंगा। तो यहाँ पर उसे देखो शिक्षा का महत्व भी पता चल रहा है कि भले ही उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहता था। इसलिए वो अपने अध्यापिका शिक्षिका को विनती करता है कि आप मेरा नाम मत कटवाओ, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूंगा। अब वो आगे जो बताता है वो भी हृदय को बहुत ही छिलना कर रही है। क्या बताता है कि हाँ दीदी जी, परसों पिता की 13वीं है, घर में कुछ नहीं है, 2-4 सगे संबंधी आए हुए हैं। एक घड़ी थी घर में टूटी फूटी पुरानी, समय तो बता ही देती थी, उसे बेचकर आज चाय पत्ती और दूध आलू देकर आया हूँ, मुझे क्षमा कर दे दीजिए दीदी जी। अब देखिए आज घर, वो बताता है कि 2 दिन के बाद पिताजी की 13वीं है, घर में सारे लोग आए हुए सगे संबंधी। 13वीं होने के कारण घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उनको खाने का प्रबंध उसने कैसे किया था, एक घर में टूटी फूटी जो पुरानी घड़ी थी उसे बेचकर उसने उस दिन गुजारा कर दिया था, चाय पत्ती और दूध आलू देकर वो घर पर आया था और इस प्रकार वो अपनी कहानी बताता है। यह सब सुनकर शिल्पा का मन हाहाकार से भर उठा। जिंदगी कितनी कठोर और निर्मम होती है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, इस पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है कि जब गोपी ने अपनी समस्त समस्याएं जैसे पिता का गुजरना, मेहनत मजदूरी करना, सुबह से 1 बजे तक छोटा मोटा काम करना आदि शिल्पा को बताया, तो यह सब सुनकर शिल्पा का मन हाहाकार से भर उठा था। वक्त जिंदगी कितनी कठोर और निर्मम होती है कि एक समय ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनके पास सारी चीजें उपलब्ध होती है और दूसरे तरफ जिंदगी कैसे किस निर्दयता से, निर्ममता से, बिना दया किए ही जिंदगी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता है। भीतर ही भीतर वह कह उठी, तुम्हें क्या क्षमा करूं बेटे, तुम स्वयं ही मुझे क्षमा करना। दूसरे दिन कक्षा में मेज पर पहले स्वयं मैंने 100 रुपए रखे, फिर सभी छात्रों को पूरी बात बताई। देखते ही देखते सारे बालकों ने अपनी जेब खर्ची का ढेर लगा दिया। सारे बच्चे भावुक हो उठे। सभी अपनी अपनी तरह से प्यार, सांत्वना और आशाजनक तसल्ली दे रहे थे। गोपी तो जैसे प्यार का अनमोल खजाना पा गया था। तो अब तक देखो जो प्यार उसे नहीं मिला था वो सारे विद्यार्थियों के द्वारा और शिक्षिका के द्वारा मिला था, जिसे वह बहुत ही
खुश हो गया था, प्रसन्न हो गया था। वो इस प्रकार गोपी प्यार रूपी अनमोल खजाना पा लेता है। अवसर की और भाग्य की बात है कि गोपी के पिता की 13वें वाले दिन स्कूल में कुछ समारोह था। आधे दिन का अवकाश था, अर्थात उस दिन आधे दिन की छुट्टी सारे विद्यार्थियों को और शिक्षिका को मिल गई थी। पता लगा कि पूरी कक्षा गोपी के घर पहुंच गई। हाथों हाथ सारा सामान दिला दिया। खाना पीना पूजा हवन सभी कराकर और शेष अर्थात बचे हुए रुपए गोपी की माँ को देकर बालक लौटे। एक छात्र ने, जिसके पिता की घड़ियों की दुकान थी, एक सुंदर सी घड़ी गोपी को भेंट दी। सभी उसकी फीस भरने, फॉर्म भरने और पढ़ाई की तैयारी में ऐसे मदद करते थे प्यार से कि जैसे वह उनका बहुत प्यारा मित्र हो। वह भी उसकी पूरी मदद करती रही। अब वह कौन? शिल्पा। वह अच्छे अंकों से जब पास हुआ तब पूरी कक्षा ने उपहार, बधाई और मिठाई से लाद दिया था। क्या रिश्ता है कक्षा का और स्वयं गोपी से। एक गहरा रिश्ता, भावना का, मानवता का, सहयोग का और आपसी मेलजोल का। तो देखिए यहाँ पर हमें शिक्षा मिल रही है कि उनके बीच में विद्यार्थी के बीच में या शिक्षिका का विद्यार्थी के प्रति क्या रिश्ता होता है। केवल अध्यापन कार्य करना या एक कक्षा में पढ़ना इतना ही कार्य होता है, नहीं। ये एक भावना का, मानवता का, सहयोग का और आपसी मेलजोल का कार्य होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर हम एक मानव दूसरे मानव के साथ मानवता का व्यवहार करता है, एक मित्र किसी दूसरे मित्र की सहायता करता है, आपसी मेलजोल बढ़ाता है, तो उसके कारण एक पूरे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। उसके जीवन में आगे एक ऐसा मार्ग निर्माण हो सकता है जिसके चलते उसके जीवन में यश प्राप्त वो अवश्य कर सकता है। तब वो चली गई थी दूर, प्राचार्य बनकर, सेवानिवृत्त भी हो गई थी। आज यादों की ढेर कुरेद कर फिर आ बैठी। यह गोपी के सामने लिफाफे के एक और रखते हुए शिल्पा बुदबुदा उठी। हाँ, जरूर आऊंगी गोपी, बहू को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगी। और शिल्पा ने भीगी आंखें पोंछ डाली। तो इस प्रकार देखो, इस पाठ के अंत में गोपी ने जो पत्र लिखा हुआ था, उस पत्र को पढ़ने के बाद उस भूतकाल में जो उसकी अवस्था थी, दैनिक अवस्था थी, और किस प्रकार उसकी उस आर्थिक स्थिति में सारे विद्यार्थियों ने और शिल्पा ने उसकी सहायता की थी, सहयोग किया था, मदद की थी, और एक गोपी का पूरा जीवन बदल डाला था, वो उसी याद आती है। अंत में पत्र पढ़ने के बाद वह रोते हुए भीगे आंखों से उस मन में ही ठान लेती है, निश्चय कर लेती है कि वह उसके शादी में अवश्य जाएगी, उसे और उसके बहू को अर्थात उसके पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए। तो इस प्रकार गोपिल ने अपनी मंजिल पा ली थी। शिल्पा के कठोर और ममतामयी कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि शिल्पा कठोर इसलिए थी कि क्योंकि कक्षा में प्रत्येक क्षेत्र जैसे शिक्षा हो, कपड़े हो आदि में वह अनुशासन प्रिय थी। परंतु जब उसे गोपी की निर्धनता और व्यथा उसने सुनी तो वह दया भाव और ममतामयी होकर गोपी का पूरा साथ देती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर शिल्पा को कठोर और ममतामयी दोनों रूप में देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार गोपी यह पाठ एक भावनाप्रद और शिक्षाप्रद रचना है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।